आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 13 इसमें पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नाभिक, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं सभी पढ़ लेंगे। और इस वीडियो में हमें आज डिस्कस करना है नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है? तो नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे या हल्के नाभिकों में टूट जाता है, या दो से अधिक हल्के हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया। जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है या हल्के नाभिकों में टूट जाता है, या इसका अपोजिट हो जाए, दो हल्के हल्के या दो से अधिक हल्के हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, तो इन दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है? एक अपार मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अपार बोले तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। चलिए पहले हम इसमें लिख लेते हैं नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में। तो क्या होता है इसमें? जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे या हल्के लिख सकते हैं हम लोग, हल्के नाभिकों में या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया। और नाभिकीय अभिक्रियाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं निम्न दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? इसमें एक अभिक्रिया का नाम होता है इसमें नाभिकीय विखंडन। क्या होता है इसमें? नाभिकीय विखंडन। और दूसरा हमारा इसमें होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। एक होती है नाभिकीय विखंडन और एक होती है नाभिकीय संलयन। इन दोनों को ही हमें डिस्कस करना है वन बाय वन।
तो नाभिक की अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, या कोई एक बड़ा नाभिक एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तो इन दोनों कंडीशन में अपार ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया। और नाभिकीय अभिक्रिया हमारी दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। मैं आपको बता रहा हूं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। देखिए, विखंडन शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है। विखंडन का मतलब होता है टूटना, किसी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन हम किसको बोलेंगे? जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में, छोटे छोटे या हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन में उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होगा? जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। तो सबसे पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन के बारे में। पहले हमें इसमें अभिक्रिया पढ़नी है नाभिकीय विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना, किसी चीज का छोटे छोटे भागों में टूट जाना। अब छोटे छोटे भागों में टूटने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? एक बड़ी चीज चाहिए, है ना। तो क्या होता है, जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। किसी भारी नाभिक के दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर हम लोग इसको समझते हैं। तो किसी भारी नाभिक के दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, जिसको निम्न समीकरण से समझा जा सकता है। तो डेफिनेशन आपकी इसमें समझ में आ गई होगी। जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में, हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल इसका ये लिखा, ये हमारे पास 92 और 235, ये यूरेनियम का हमारे पास नाभिक है। ठीक है, अब किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस चीज के ऊपर या तो कुछ मारना पड़ता है, या उस चीज को उठा के कहीं और मारना पड़ता है ना। अब जैसे मेरे को ये मार्कर तोड़ना है, इस मार्कर को तोड़ने के लिए मुझे इस मार्कर के ऊपर कुछ, या तो मैं इस मार्कर के ऊपर कुछ मारूं, या इस मार्कर को कहीं मारूं मैं, तभी तो टूटेगा ये। तो ये तो हमारे पास भारी नाभिक आ गया। ठीक है, ये आ गया भारी नाभिक जो कि यूरेनियम का है। ठीक है, और ये क्या होता है? किसी न्यूट्रॉन से टकराता है। मैंने यहाँ टकराया है न्यूट्रॉन से, ये आ गया हमारे पास न्यूट्रॉन, ये टकरा गया न्यूट्रॉन से।
तो होता क्या है, ये न्यूट्रॉन से टकराने के पश्चात दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। एक आपका इसमें होता है 56 BA 144 प्लस 36 KR 89 और 3 यहां पर इसके अंदर से न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। और सबसे खास बात इसमें अपार मात्रा में हमारी ऊर्जा भी मुक्त होती है। अपार मात्रा में क्या मुक्त होती है? यहां पर हमारी ऊर्जा भी मुक्त होती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है इसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा सा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। तो पेपर में ये सवाल आता है कि ये ऊर्जा प्राप्त क्यों हुई हमें? जब नाभिक टूटा तो नाभिक मिल जाने चाहिए थे हमें, बट ऊर्जा क्यों मिल रही है? तो ऊर्जा प्राप्ति का कारण क्या है? ऊर्जा प्राप्ति का कारण, छोटा सा हम यहाँ हेडिंग लगाएंगे, ऊर्जा प्राप्ति का कारण, ऊर्जा प्राप्ति का कारण। यहां पर ये ऊर्जा हमको क्यों प्राप्त हो रही, क्या रीजन है ऊर्जा प्राप्त होने का? तो क्या देखो रीजन है, यहां पर होता क्या है, ऊर्जा हमें क्यों प्राप्त हो रही है ये समझ लेते हैं। होता क्या है, ये जो हमारे मूल नाभिक है, मूल नाभिक मतलब रियल नाभिक, ये वाला रियल था ना, ये रियल नाभिक है और ये न्यूट्रॉन है। जब हम इधर का कुल द्रव्यमान जोड़ते हैं और ये जो नए नाभिक बने हैं और ये जो न्यूट्रॉन बने हैं, इधर का जब हम कुल द्रव्यमान जोड़ते हैं तो इधर के द्रव्यमान से इधर का द्रव्यमान कुछ कम आता है। क्या होता है? कुछ कम आता है, मतलब द्रव्यमान में हमारी क्षति हो जाती है, द्रव्यमान में हमारा लॉस हो जाता है। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं आइंस्टीन की समीकरण में, E बराबर mc² में हमने निकाला भी था। एक AMU की ऊर्जा कितनी होती है? 931। कहने का मतलब ये है जहां पर द्रव्यमान में क्षति होती है वहां पर हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसी कारण हमें यह क्या मिल रही है? यहां पर ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो कारण इसका क्या है? नाभिकीय विखंडन में प्राप्त नाभिक और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान मूल नाभिक और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम हो जाता है। द्रव्यमान में होने वाली इस क्षति के कारण ही आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से द्रव्यमान से क्या बन जाती है? हमारी ऊर्जा व्यक्त हो जाती है। इसी कारण इसमें क्या प्राप्त हो रही है? ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ का द्रव्यमान और यहाँ के द्रव्यमान में अंतर हो जाता है, यहाँ का द्रव्यमान ज़्यादा होता है और इधर का द्रव्यमान कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान क्षति होगी, इधर द्रव्यमान क्षति हो रही है तो इधर ही ऊर्जा प्राप्त होगी हमको, है ना। तो इसका मैं रीजन लिख देता हूँ। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? नाभिकीय विखंडन में प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान, प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान, मूल नाभिक के द्रव्यमान व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कम हो जाता है, कम हो जाता है।
द्रव्यमान में इस क्षति को, द्रव्यमान में होने वाली इस क्षति बोले तो लॉस, इस क्षति से आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है या प्राप्त होती है, एक ही बात है, मुक्त होती है। तो ये कारण है इसमें ऊर्जा प्राप्त होने का। नाभिक के विखंडन में जो प्राप्त हमारे नाभिक हैं और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान है, ये नाभिकों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो मूल नाभिक के द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से कम हो जाता है। जब द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान में लॉस हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। और जब ये द्रव्यमान में क्षति होती है, द्रव्यमान का लॉस होता है, तो आइंस्टीन ने ये बताया था कि द्रव्यमान को जब हम नष्ट करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये हम निकाल चुके हैं कि 1 ग्राम जब हम द्रव्यमान को नष्ट करते हैं तो हमें एक हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऊर्जा क्या हो रही है, यहाँ पर ये प्राप्त हो रही है। तो आपसे ये सवाल आता है पेपर में कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को समझाइए और इसमें ऊर्जा प्राप्त होने का कारण बताइए कि इसमें ऊर्जा प्राप्त हमारी क्यों होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा। आगे हमें इसमें डिस्कस करना है नाभिकीय संलयन। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। इसमें नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है नाभिकीय संलयन। अभी हमने इसमें पढ़ा था नाभिकीय विखंडन। विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा सा नाभिक, एक भारी नाभिक छोटे छोटे हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ये जस्ट उसका अपोजिट होता है। जब 2 हल्के नाभिक, कम से कम तो 2 चाहिए होंगे हमको, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, तब इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग इसमें समझेंगे और अच्छे से। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों का परस्पर जुड़कर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये नाभिकीय विखंडन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। इसको निम्न अभिक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। तो जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। इसकी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। देखिए, 2 छोटे छोटे नाभिक, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, एज ए एग्जाम्पल ये मैंने लिया 1H2 प्लस
1H2। 1H1 हमारा हाइड्रोजन होता है जिसको प्रोटियम भी कहते हैं। तो 1H2 को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, मैंने आपको ये समस्थानिक पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था। ये हमारा एक ड्यूटीरियम है और ये भी हमारा एक ड्यूटीरियम है। ये दो हल्के नाभिक हैं। इन दोनों के संलयन से, इन दोनों के मिलने से, जुड़ने से हमें यहाँ प्राप्त होता है 1H2 1H3 प्लस 1H1 1H1। तो ये क्या है हमारा? इसको बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम। और ये क्या है? हाइड्रोजन। और इनके साथ साथ हमें क्या प्राप्त होती है? अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे नाभिकीय संलयन। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से नाभिक हैं और एक बड़ा नाभिक हमारे यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन। अब दोबारा से यह सवाल आ जाता है कि यहाँ ऊर्जा प्राप्त होने का क्या कारण है? तो कारण इसमें वही है, नाभिकीय संलयन में जो प्राप्त नाभिक होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो नाभिकीय संलयन में लिए गए नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। जब योग से कम है यानी द्रव्यमान में क्षति है, द्रव्यमान में लॉस है, तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से क्या हो जाएगा? हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि ऊर्जा हमें यहाँ क्यों प्राप्त हो रही है। अभी जब हम यहाँ सवाल करेंगे तो आप वहाँ जो हमें डेटा दे रखा होगा वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान में क्षति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ऊर्जा प्राप्ति का कारण, छोटी सी हेडिंग डालेंगे इसमें, ऊर्जा प्राप्ति का कारण। यहाँ पर ऊर्जा हमें आखिर क्यों प्राप्त हो रही है? ऊर्जा प्राप्ति का, ऊर्जा प्राप्ति का कारण, ऊर्जा प्राप्ति का कारण। तो ऊर्जा प्राप्ति का क्या कारण है? नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन में, नाभिकीय संलयन में उत्पन्न नाभिकों का द्रव्यमान, उत्पन्न नाभिकों का द्रव्यमान मूल नाभिकों, मूल मतलब रियल वाले, मूल नाभिकों जो संलयन में भाग लिए हैं, इधर वालों की बात होती है। ठीक है, मूल बोलते हैं इधर वालों को। मूल नाभिकों के द्रव्यमानों से कम हो जाता है, द्रव्यमानों से कम हो जाता है, कम हो जाता है। द्रव्यमान में क्षति के कारण ही क्षति हो जाएगी ना, इधर का ज़्यादा होगा इधर का कम होगा तो क्या हो जाएगी? द्रव्यमान में क्षति हो जाएगी। द्रव्यमान में इस क्षति, द्रव्यमान में इस क्षति के कारण ही, क्षति के कारण आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से ऊर्जा प्राप्त होती है, संबंध से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये रीजन होता है इसमें ऊर्जा प्राप्ति का। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन आपकी समझ में आया होगा और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। आगे हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस प्रकृति का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा सूर्य है। सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है।
सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, तो सोचने वाली यहाँ पर यह बात है, जब सूर्य हमें लगातार ऊर्जा दे रहा है तो सूर्य के अंदर ऊर्जा कहाँ से आ रही है? क्योंकि सूर्य तो लगातार अपनी ऊर्जा दे रहा है, तो सूर्य के अंदर भी तो कहीं से ऊर्जा आ रही होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें पढ़ेंगे एक वैज्ञानिक के बारे में, वैज्ञानिक बेथे। पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है और क्या उसका कॉन्सेप्ट है। आगे हमें इसमें पढ़ना है सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे प्राप्त होती है, हम ये समझेंगे। तो प्रकृति का सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा सूर्य है। और समझने वाली इसमें ये बात है, जब सूर्य हमें लगातार निरंतर रूप से ऊर्जा दे रहा है तो सूर्य के अंदर ऊर्जा आखिर कहाँ से बन रही है। ठीक है, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक, जिनका नाम आपको याद रखना है, अमेरिकी वैज्ञानिक बेथे। क्या नाम था उनका? H.A. बेथे। H.A. बेथे ने 1939 में यह बताया कि सूर्य जो हमें लगातार ऊर्जा दे रहा है उसके अंदर नाभिकीय संलयन लगातार होता रहता है और सूर्य हमें लगातार ऊर्जा देता रहता है। अभी हम पढ़े थे ना कि नाभिक जो होता है, जब हल्के हल्के नाभिक जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ऊर्जा बनती है, बड़ा नाभिक बनता है ना। तो अमेरिकी वैज्ञानिक H.A. बेथे ने यह बताया कि सूर्य जो हमें ऊर्जा दे रहा है तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन लगातार होता रहता है, जिस कारण सूर्य के अंदर ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। लेकिन हमें यह सोचना है यहाँ पर कि नाभिकीय संलयन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हल्के हल्के नाभिक चाहिए। तो सूर्य के अंदर नाभिक कहाँ से आए? ठीक है, तो इसके लिए बेथे ने यह बताया कि सूर्य का जो 90% जो भाग है, सूर्य का जो 90% जो भाग है, सूर्य का 90% जो भाग है, इसमें हमारे हाइड्रोजन, क्या क्या है इसमें हमारा हाइड्रोजन है और क्या है, और क्या है हमारा? हीलियम है, हीलियम गैस, हाइड्रोजन व हीलियम गैस। 90% जो सूर्य का जो भाग मिलकर बना है वो हमारा हाइड्रोजन से मिलकर बना है और हीलियम से मिलकर बना है। और बाकी का जो हमारा इसमें 10% रह गया, 10%, इसमें हमारे कुछ तत्व हैं, उसमें हमारे क्या है? अन्य तत्व शामिल हैं। कौन से हैं? अन्य तत्व शामिल हैं, अन्य तत्व शामिल हैं। ठीक, इसमें हमारे अन्य तत्व शामिल हैं। और सूर्य की जो सतह का तापमान होता है, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है ये होता है लगभग 8000 केल्विन। ये मैं सतह की बात कर रहा हूं, सूर्य के सतह का ये तापमान है, उसकी सरफेस का। जैसे ये हमारा सूर्य है तो यहां के मैं तापमान की बात कर रहा हूं, मैं यहां के तापमान की बात कर रहा हूं, ये इसकी सरफेस है। अगर हम इसके अंदर जाएंगे, सूर्य के अंदर जाएंगे, भीतर, इसके भीतर आ गए हम, तब इसका तापमान हो जाता है 2 × 10⁷ केल्विन। अब आप देख सकते हो इतने टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ होगा इस 10% में, ये तो ऑलरेडी गैसें हैं, कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ, हमें नहीं पता कौन सा पदार्थ है, कोई भी अगर पदार्थ होगा तो इतने टेम्परेचर पे वो क्या बन जाएगा? गैस अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा? वो गैस की अवस्था में आ जाएगा इतने टेम्परेचर पर। एक पत्थर भी पिघल जाएगा अगर आप इतने टेम्परेचर पे किसी भी पदार्थ को गर्म कर दोगे, तो एक पत्थर भी गैस बन जाएगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि 90% में तो हमारे हाइड्रोजन हीलियम ही हैं, ये दोनों गैसें होती हैं। 10% में अगर कोई अन्य तत्व भी शामिल होगा तो वो इस टेम्परेचर पर गैस ही बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होता है, जब इतने टेम्परेचर पर इन गैसों के जो परमाणु होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं।
और जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है तब वो पदार्थ हमारा किस अवस्था में आ जाएगा? नाभिकीय अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा? नाभिकीय अवस्था में आ जाएगा। और हल्के तो होते ही हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब हल्के हल्की गैसें होती हैं। जब ये उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से निकल जाते हैं, तो ये नाभिकीय अवस्था में आ जाते हैं। और इतने टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते रहते हैं और क्या होता रहता है? उसके अंदर नाभिकीय संलयन होता रहता है। नाभिकीय संलयन होता रहता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ये जो H.A. बैथे का मानना था। और इन्होंने बाकायदा पूरा अपना रिएक्शन वगैरह देके समीकरणों के आधार पर यह सिद्ध भी किया कि सूर्य के अंदर इस प्रकार हमारी जो है ऊर्जा प्राप्त नाभिकीय संलयन से हो रही है। तो आपके समझ में आया होगा, इतने टेम्परेचर पर जो भी होगा गैस बन जाएगा। और इतने टेम्परेचर पर जो नाभिक जो परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे हमारे जो पदार्थ हैं वो नाभिकीय अवस्था में आ जाते हैं। और जब वो नाभिकीय अवस्था में आ जाएंगे और हल्के हल्के ये नाभिक हैं, जब ये आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से सूर्य के अंदर लगातार नाभिकीय संलयन होता रहेगा और ऊर्जा हमें प्राप्त होती रहेगी, ऐसा मानना था H.A. बैथे का। और इन्होंने इस बात को साबित करने के लिए दो प्रकार की इन्होंने यहाँ पर रिएक्शन दी नाभिकीय संलयन से रिलेटेड। सबसे पहली रिएक्शन है, अभी मैं इनको बाकायदा आपको लिखाऊंगा, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ इसको। सबसे पहली इन्होंने रिएक्शन बताई थी कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल क्या है? फिर अभी इसको पढ़ते हैं हम लोग। कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल क्या है? इसमें H.A. बैथे ये बताते हैं कि सूर्य के 4 हाइड्रोजन के परमाणु, 4 हाइड्रोजन के नाभिक। अब हाइड्रोजन के नाभिक बोलूं या हाइड्रोजन के नाभिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो चाहे मैं 4 प्रोटॉन बोल दूं यहां पर, चाहे मैं हाइड्रोजन के नाभिक बोल दूं, तो यहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन के 4 नाभिक आपस में संलयन करके क्या बनाते हैं? हीलियम का नाभिक बनाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, बैथे ने ये बताया कि ये चारों कण कभी भी एक साथ नहीं जुड़ते हैं, ये एक क्रम में जुड़ते हैं। बनता हमारा हीलियम का नाभिक ही है, बट वो एक साथ ना बन के कैसे बनता है? स्टेप में बनता है, सीधे ना जुड़ के स्टेप में बनता है, वो चरणों में जाके चारों हमारे जो हाइड्रोजन के पार्टिकल होते हैं, हाइड्रोजन जो नाभिक होते हैं, वो सीधे ना जुड़ के स्टेप में जुड़ते हैं, कुछ चरणों में जाके जुड़ते हैं। तब हमारी क्या होती है? अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। और हम जानते हैं 1 ग्राम द्रव्यमान को जब हम नष्ट करते हैं तो लगभग 10 की पावर 9 के आसपास जूल हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो पहले इसमें थोड़ा लिख लेते हैं, फिर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल क्या था, और इसमें फिर इसके बाद एक साइकिल और आएगा, प्रोटॉन साइकिल। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं सूर्य के ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कि बैथे ने हमें क्या बताया था। बैथे ने बताया था कि सन 1939 में अमेरिकी वैज्ञानिक H.A. बैथे ने बताया कि सूर्य पर लगातार नाभिकीय संलयन होता रहता है, जिस कारण लगातार वह ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। तो वैज्ञानिक बैथे ने यह बताया, ये जो सूर्य के लगातार ऊर्जा उत्सर्जन करने का जो कारण है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। उसके अंदर लगातार नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है और सूर्य हमें क्या देता रहता है? ऊर्जा को देता रहता है। और उसके लिए उन्होंने निम्न स्पष्टीकरण भी दिया था, क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने दिया था। क्या बताए थे ये? सूर्य की अपार ऊर्जा का कारण हल्के नाभिकों का लगातार नाभिकीय संलयन है। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि हल्के नाभिक कहाँ से आए सूर्य के अंदर। तो इसमें लिखा है सूर्य का 90% भाग जो है वो हाइड्रोजन व हीलियम का है। ज़्यादातर उसमें क्या है? 90% हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस है, तथा शेष भाग 10% अन्य तत्व हैं। अब इतने टेम्परेचर पर जितने भी तत्व होंगे, जो भी तत्व होंगे, सूर्य के अधिकांश तत्व कैसे हैं? हल्के हैं। हल्के हो जाएंगे, गैस बन जाएंगे वो। सूर्य के बाहरी पृष्ठ का ताप लगभग 8000 केल्विन है और भीतर का जो तापमान है वो लगभग 2 × 10⁷ केल्विन है। इतने उच्च ताप पर सूर्य में उपस्थित सभी तत्वों के जो परमाणुओं के कक्षाओं के से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल जाएंगे और हमारे जितने भी तत्व हैं सब किस अवस्था में आ जाएंगे? नाभिक की अवस्था में आ जाएंगे। ये नाभिक आपस में टकराते रहते हैं
और ये लगातार संलयन करके क्या बनाते रहते हैं, अपार मात्रा में ऊर्जा बनाते रहते हैं। और ये नाभिकीय संलयन की क्रिया किस प्रकार कंप्लीट होती है, इसको समझाने के लिए बेथे ने दो प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में बताया था। तो पहले आप इनको नोट करेंगे, फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो दोनों प्रक्रियाएं। सबसे पहली प्रक्रिया हमें इसमें पढ़नी है कार्बन साइकिल। तो पहली प्रक्रिया हम लोग इसमें पढ़ेंगे कार्बन साइकिल। और इसमें बेथे ने ये बताया था कि सूर्य पर या सूर्य के 4 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। लेकिन ये चारों हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं ये एक साथ ना जुड़ के एक साइकिल के रूप में जुड़ते हैं, एक चक्कर के रूप में जुड़ते हैं। उसको हम लोग समझते हैं कैसे। तो वैज्ञानिक बेथे ने बताया, वैज्ञानिक बेथे ने बताया कि सूर्य के 4 हाइड्रोजन के नाभिक या नाभिकों का संलयन एक हीलियम नाभिक में सीधा ना होकर, एक हीलियम नाभिक में सीधा ना होकर एक साइकिल के रूप में होता है, एक चक्र के रूप में होता है, होकर एक साइकिल के रूप में होता है, एक साइकिल के रूप में होता है, एक साइकिल के रूप में होता है, जो कि निम्न है। तो इसमें जो 4 हमारे हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं वो कभी भी एक साथ ना जुड़ के एक साइकिल के रूप में जुड़ते हैं, और तब कहीं जाके हमारा क्या बनता है, हीलियम का नाभिक बनता है। तो कैसे जुड़ते हैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एक हीलियम के परमाणु की, एक हीलियम के नाभिक की, एक हाइड्रोजन के नाभिक की। ये हमारा हाइड्रोजन का नाभिक आ गया। ये जुड़ता है सूर्य के कार्बन से, देखो कार्बन के नाभिक से जुड़ गया ये। और यहां से क्या होगा, ये हमारा हाइड्रोजन का नाभिक है और ये हमारा कार्बन का नाभिक है। ये दोनों जब जुड़ते हैं आपस में तो 1 और 6 कितना हो गया, 7। अब 7 परमाणु क्रमांक किसका होता है, नाइट्रोजन का, N कर दिया मैंने यहाँ पर। 1 और 12 कितना हो गया, 13। और इसके साथ में क्या निकलती है, अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो याद रहे कार्बन साइकिल बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है, हमें 4 हाइड्रोजन के नाभिकों का प्रयोग करना है। मैंने अभी एक प्रयोग किया है। अब होता क्या है, जब हम एक हाइड्रोजन के नाभिक को कार्बन के नाभिक से जोड़ते हैं तब ये हमारा नाइट्रोजन का नाभिक बनता है और ये उत्तेजित अवस्था में होता है। तो ये किस में आएगा, मुक्त अवस्था में आएगा। इसको मुक्त अवस्था में लेके आते हैं, ये आ जाएगा हमारा मुक्त अवस्था में। और ये मुक्त अवस्था में आने के लिए क्या करता है, एक पॉजिट्रॉन को रिलीज कर देता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, 1 + बीटा नॉट, और इसके साथ साथ एक न्यूट्रिनो भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, न्यूट्रिनो। ये आ गया हमारा न्यूट्रिनो। अब यहां से ये क्या बन जाएगा, 6C12। क्या बन गया ये, 6C12। इसको मैं समीकरण बोल देता हूं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ये 2 समीकरण हमारी बन चुकी हैं। सबसे पहले एक हाइड्रोजन का नाभिक एक कार्बन के नाभिक से जुड़ता है, तब हमारा यहाँ नाइट्रोजन का नाभिक बनता है और ऊर्जा बनती है। लेकिन ये जो है ना, ये हमारा उत्तेजित अवस्था में होता है। तो ये अपने अंदर से क्या करता है, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो को रिलीज करके मुक्त अवस्था में आ जाता है ये। उसके बाद
दूसरी स्टेप में स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा मैंने ले लिया क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन का यहाँ पर परमाणु ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये जुड़ेगा C612 और यहाँ से क्या होगा, ये जुड़ गया। अभी जुड़ के क्या बनाएंगे, 7 किसका होता है, हमारा नाइट्रोजन का होता है। ये आ गया नाइट्रोजन। अभी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये कितना, ये यहाँ पर भी ये 13 आएगा, यहाँ पर ये भी 13 आएगा और यहाँ पर ये 13 आएगा। तो 13 और ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ये क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। और ये ऑलरेडी हमारा उत्तेजित अवस्था, ये मुक्त अवस्था में है, तो ये उत्तेजित अवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा, तो हम इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ये हमारा मुक्त अवस्था में ही है। उसके बाद क्या होगा, हम तीसरा इसमें हाइड्रोजन का परमाणु लेंगे, नाभिक लेंगे सॉरी, और यहाँ हम क्या करेंगे, इसके साथ ये जुड़ेगा N7N14 और यहाँ पर ये बन जाएगा 8O15 और यहाँ से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, यहाँ से ऊर्जा निकलेगी। और अभी ये मुक्त अवस्था में आना चाहेगा, अभी ये उत्तेजित अवस्था में है, तो ये 8O15 अब ये क्या करेगा, अवस्था में आने के लिए एक न्यूट्रिनो, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो को रिलीज करेगा और ये खुद क्या बन जाएगा, अपने आप ये खुद बन जाएगा। एक कम कर देंगे, यहाँ पर 7, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आएगा N और यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, 7N15 आ जाएगा ये। उसके बाद इसका लास्ट स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। देखो 1 2 3 बार हम इसको यूज कर चुके हैं। लास्ट ये हमारा है समीकरण नंबर 4, ये है समीकरण नंबर 5 और लास्ट समीकरण मैं इसमें बनाता हूँ 1H1 प्लस ये जुड़ेगा इसके साथ में N15 के साथ। और यहाँ से हमारा क्या बनेगा, एक तो हमारा यहाँ हीलियम का नाभिक बनता है और क्या बचा है यहाँ पर 2, यहाँ पर मैं कम कर दूंगा 6C12 बनेगा और यहाँ हमारी क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, 6 समीकरण बनानी है और 4 बार इसमें हाइड्रोजन के नाभिक का आपको प्रयोग करना है। आपका कार्बन साइकिल बन जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कार्बन साइकिल आपका बहुत आराम से बन जाएगा। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना, देखिए यहाँ एक स्टेप ये हो गया, पहला स्टेप, ये वाला दूसरा स्टेप था इसका, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। तो 6 स्टेप में आपको ये रिएक्शन करनी है और 4 बार हाइड्रोजन के नाभिक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हाइड्रोजन का नाभिक कार्बन से मिलेगा, तो समझ सकते हैं 1 और 6 7 हो गया, ये जुड़ के 13 हो जाएगा और कुछ ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि द्रव्यमान में लॉस होता है तो ऊर्जा निकलती है भाई। लेकिन हमने पढ़ा था N714, तो ये हमारा किस अवस्था में होगा, अभी उत्तेजित अवस्था में होगा। तो ये कहाँ आना चाहेगा, मुक्त अवस्था में आना चाहेगा। तो मुक्त अवस्था में आने के लिए ये क्या करता है, अपना एक पॉजिट्रॉन खो देता है और साथ साथ एक न्यूट्रॉन निकालता है और ये खुद ये बन जाता है। फिर दूसरी बार में मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का नाभिक लिया और यहाँ से इसको उठाया, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 6 7 और 13 और 1 14 और कुछ ऊर्जा निकलेगी। ये ऑलरेडी हमारा मुक्त अवस्था में होता है, 7N14 ये ऑलरेडी हमारा मुक्त अवस्था में है, तो इसमें कोई कुछ रिलीज नहीं करने की आवश्यकता है। फिर चौथी रिएक्शन में हम क्या करेंगे, तीसरा हाइड्रोजन का नाभिक लेंगे और यहाँ से इसको उठाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, ये आपका 15 हो गया, ऊर्जा निकलेगी। 8O16 हमने पढ़ा था, यानी ये उत्तेजित अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो ये उत्तेजित अवस्था में क्या करता है, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रॉन को रिलीज कर देता है और दोबारा से एक हमारा क्या आ गया, यहाँ पर चौथा वाला हाइड्रोजन का नाभिक आ गया और ये क्या आ गया हमारा, ये नाइट्रोजन आ गया। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो एक हमारा अल्फा कण बनेगा, एक हीलियम का नाभिक बनेगा, कार्बन का नाभिक बनेगा और ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पर रिलीज होगी और 6 स्टेप में जाके ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इनको फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सबको जोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा जोड़ने पर, क्या करने पर,
जोड़ने पर तो इनको जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने पर क्या आएगा। अब मैं देखो इनको कैसे जोड़ूंगा। देखो एक हाइड्रोजन का नाभिक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। क्या और कहीं भी है? आप देख सकते हैं और कहीं पर भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ कितने बार है ये? 1 2 3 4। या तो आप इनको 4 बार प्लस लगा लगा के लिख लो, या मैं क्या करूँ इनको एक बार लिख दूँ 4 1 H1। ठीक, फिर तीर लगाऊंगा, मैं तीर लगाऊंगा यहाँ, केवल यही रहने वाला है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो 6C12 यहाँ पर भी है, और 6C12 देखिए यहाँ पर भी है। एक अगर उल्टे हाथ की तरफ है, एक सीधे हाथ की तरफ है। अगर हम उल्टा वाला इधर लिख दें, सीधा वाला इधर लिख दें, तब ये कट जाएंगे आपस में। मतलब एक उल्टी तरफ है और एक सीधी तरफ है। जब ऐसा होता है तो ना उसको उल्टी तरफ लिखा जाता है ना उसको सीधी तरफ लिखा जाता है, वो कट जाते हैं आपस में। तो यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, इसको कहीं पर भी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूँ N7 13 7 N13 की, तो 7 N13 देखो इधर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों भी कट जाएंगे। ठीक, आगे आते हैं, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है 6C13, यहाँ उल्टी डायरेक्शन में, ये भी कट जाएंगे। यहाँ पर इसको मैंने यहाँ लिख दिया है N7 N14, यहाँ उल्टी डायरेक्शन में, ये भी कट जाएंगे। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ बचेगा क्या? देखिए यहाँ से ये भी कट चुका है, यहाँ से हमारी क्या रह गई है? ऊर्जा रह गई है। यहाँ से ये भी कट चुका था इससे, तो यहाँ से एक बार ये रह गया, और एक हमारे पास ये न्यूट्रिनो रह गया। एक बार यहीं इससे ये भी कट चुका है, यहाँ से भी हमारी ऊर्जा रह गई है। ठीक है, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से क्या रह गई? ऊर्जा रह गई। यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से क्या रह गया? ये पॉजिट्रॉन, और ये रह गया, और ये हमारा ऊपर से पहले ही कट चुका था। तो ये और ये हमारे पास बचे हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, देखो पहले इसको लिख देता हूँ मैं, इसको 2He4 बन गया यहाँ पर। और हमारा क्या बन रहा है? देखो एक बार और ये दो बार क्या बन रहा है? ये हमारा न्यूट्रिनो बन रहा है हमारा यहाँ पर। दो बार, सॉरी पॉजिट्रॉन बन रहा है, ये दो बार हमारा पॉजिट्रॉन बन गया। और ये क्या है? देखो दो न्यूट्रिनो बन रहे हैं, 2 टाइम्स हमारे न्यूट्रिनो बन गए। और ये ऊर्जा है। अब सब ऊर्जा हम जोड़ेंगे तो सब हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा ही मिलेगी। तो ऊर्जा को मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इस प्रकार ये क्या होता है? हमारे 4 हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ते हैं, संलयन करते हैं, और लगातार क्या बनता रहता है? हमारा हीलियम नाभिक बनता रहता है, और लगातार अपार मात्रा में ऊर्जा हमें क्या होती रहती है? प्राप्त होती रहती है। और ये प्रोसेस लगातार सूर्य के भीतर चलता रहता है। इसके बाद ये हमारा पहला हो गया कार्बन साइकिल। इसके बाद दूसरी हम लोग साइकिल की बात करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक बैथे ने 2 साइकिलों के बारे में बताया था, जिसमें से पहली साइकिल है हमारी कार्बन साइकिल। उसके बाद हम दूसरी साइकिल की बात करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा हम लोग प्रक्रिया पढ़ लेते हैं, प्रोटॉन साइकिल, जिसको HH साइकिल भी कहते हैं। तो बैथे ने ये बताया कि सूर्य में या सूर्य पर कार्बन साइकिल के अतिरिक्त एक साइकिल और होने की संभावना भी है। एक साइकिल का मतलब होता है चक्र, एक चक्र होने की और संभावना भी है, जिसको प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। पहले इसमें लिख लेते हैं, फिर समझते हैं इसमें। वैज्ञानिक बैथे ने बताया, वैज्ञानिक बैथे ने बताया कि सूर्य पर कार्बन साइकिल के अतिरिक्त मतलब अलावा, साइकिल के अलावा एक दूसरी साइकिल होने की भी संभावना है। होने की भी क्या है? संभावना है, संभावना है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्रोटॉन साइकिल कहते हैं।
जिसे प्रोटॉन साइकिल कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार है, तो इसमें देखिए क्या होता है, ये प्रोटॉन साइकिल क्या होती है, प्रोसेस हमारा बिल्कुल भी सेम है, 1H1 प्लस 1H1। तो इसमें क्या होता है, दो हमारे सबसे पहले प्रोटॉन जुड़ते हैं, मतलब प्रोटॉन बोल दूं मैं या फिर हाइड्रोजन के नाभिक बोल दूं, एक ही बात है। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारा क्या बनता है, दो प्रोटॉन के नाभिक जुड़ गए, यहाँ बनेगा 1H2 और प्लस 1 न्यूट्रिनो, एक न्यूट्रिनो बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरे स्टेप में हमारा क्या होता है, एक हाइड्रोजन का नाभिक और ये जो बना है ड्यूटेरियम, इसको लेते हैं हम लोग, और यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है 2H3 और यहाँ से क्या होती है, हमारी ऊर्जा रिलीज होती है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, यहाँ से ऊर्जा रिलीज होती है। फिर उसके बाद 2He3 ये आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, ये 2He4 प्लस 1H1 प्लस 1H1, यहाँ पर ये बनता है समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हो गई, और इसको हम फिर क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का इस बार कॉन्सेप्ट हमें क्या लगाना है, समीकरण 1 व 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर, देखिए इसमें कैसे जोड़ेंगे, समीकरण 3 में जोड़ने पर इसमें हमें कैसे जोड़ना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण देखिए हमने 1 और 2 को 2 से गुणा किया है, जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 बार ये हो जाएगा, 2 बार ये हो जाएगा, कितने बार हो गया, 4 बार हो गया। इसको भी हमने 2 बार गुणा किया है तो ये 6 बार हो गया। तो 6 बार है इधर और 2 बार है इधर, तो ये कितने बार बचेगा, इधर 4 बार बचेगा। तो मैं इसके लिख दे रहा हूँ 4 1H1। फिर समझ लो इस बात को, समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया है, 2 से गुणा किया है, तो ये 1H1 ये भी 2 बार हो जाएगा, 1H1 ये भी 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार ये 2 बार ये 4 हो गया, और 2 बार फिर ये भी हो जाएगा क्योंकि समीकरण 2 है ये, तो 2 2 4 तो 6, और इसमें से हम 2 इधर उल्टा वाला घटाएंगे तो इधर के 4 रह जाएंगे ना, तो ये मैंने लिख दिया इधर। अब क्या होगा यहाँ पर, इससे हम निपट चुके हैं, इससे भी निपट गए, ये भी हमने निपटा दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और इधर ये भी हो गया। अब जो बचे उनसे हमें निपटना है। ये 1H1 है, इसको मैंने 2 से गुणा किया है तो ये 2 बार हो गया, इसको भी हमने 2 से गुणा किया, ये भी 2 बार हो गया। तो ये किधर है, इस तरफ है, वो उस तरफ है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसको कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा। अब मैं इसकी बात करता हूँ 2He3, एक बार ये 2He3 और एक बार ये 2He3, तो ये हो गया 2 बार 2He3, और इसको मैंने 2 से गुणा किया है तो ये हो जाएगा 2He3, तो ये दोनों इधर के कट जाएंगे इससे, तो इसको भी कहीं पर भी नहीं लिखना है। तो कुल मिला के हमारा बचेगा क्या, इधर हमारा ये भी कट चुका है 1H2 ये भी कट गया, तो ये हमारा बचेगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2He4 मैंने यहाँ लिख दिया, इसको हमने 2 से गुणा किया है तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 बीटा नॉट, और प्लस 2 बार हमारा ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट, और यहाँ से सब कटने के बाद क्या बचेगी, कुल मिला के ऊर्जा बचेगी। और यही कुछ बिल्कुल सेम टू सेम 2 कॉपी हमारा ये समीकरण है, अभी निकल के आया था किसमें, कार्बन साइकिल में। और यहाँ पर ये देखिए लगातार हमारी क्या बन रही है, जो ऊर्जा बन रही है, और यही ऊर्जा क्या होती है, हमको प्राप्त होती रहती है। तो इस प्रकार क्या होता है, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया रेगुलर रूप से चलती रहती है और सूर्य से हमें ऊर्जा क्या होती है, लगातार प्राप्त होती रहती है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हुआ है, चैप्टर आपका फिनिश हो गया है ये। तो पहले कुछ हम इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेते हैं जिसमें और भी हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन में, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्नलिखित अभिक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए, और इसमें हमें एक समीकरण दे रखा है 92
यूरेनियम 235 प्लस 0N1 गिब्स 56 Ba 141 प्लस 36 Kr 92 और 3 न्यूट्रॉन और ऊर्जा। और इसमें हमें सबके द्रव्यमान दे रखे हैं और इसमें ऊर्जा की हमें गणना करनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसमें कैसे करेंगे ये इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसमें कैसे करेंगे। इसमें जो हमें दे रखा है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें ऊर्जा जो हमें रिएक्शन दे रखी है उसको लिखना है। रिएक्शन हमें इसमें क्या दे रखी है, पहला क्वेश्चन है हमारा ये 92U 235 प्लस 0N1 और यहाँ पर हमारा ये बन रहा है कितना, क्या इसमें हमारा ये जो बना है ये है 56 BA 141 और 141 है ये प्लस है इसमें 36 Kr 92 और प्लस 3 हमारे इसमें न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। तो हमें इस ऊर्जा की गणना करनी है। तो अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, जब ऊर्जा हमारी यहाँ पर क्यों मुक्त होगी, क्योंकि जब द्रव्यमान में क्षति होती है तो सबसे पहले हम इसमें ये निकालेंगे द्रव्यमान में क्षति हुई कितनी है। क्षति कैसे निकालेंगे, इधर का कुल द्रव्यमान निकालेंगे और इधर का कुल द्रव्यमान निकालेंगे। और इधर का द्रव्यमान आप जानते हो कम आता है, तभी तो ऊर्जा मुक्त होती है। कितना कम आता है द्रव्यमान, क्षति पहले हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 92U 235 का द्रव्यमान, 235 का द्रव्यमान, इसमें कितना दे रखा है न्यूमेरिकल में, इसमें हमें दे रखा है 235.04393 AMU, इतना हमें दे रखा है। और 0N1 का द्रव्यमान, 0N1 का द्रव्यमान ये हमें कितना दिया है, ये दिया है 1.00866 AMU। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 9, ये आएगा 15, ये आ गया 2, ये आएगा 5, यहाँ पर 0 और ये 236 AMU, ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम इधर का जोड़ लेते हैं, ये इधर का द्रव्यमान आ गया। अब हम इधर का जोड़ेंगे, कितना जाएगा ये 56 BA 141 का द्रव्यमान, 141 का द्रव्यमान कितना आएगा ये, इसमें हमें दे रखा है, इसमें हमें दिया है BA 141 का द्रव्यमान हमें दे रखा है 140.91770 AMU। और इसका कितना दिया है 36 Kr 92 का द्रव्यमान, 92 का द्रव्यमान। यहाँ हमको कितना दिया है, इसका हमें दे रखा है 91.89540 AMU। अब यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन का निकालना है, लेकिन आपको याद रहे यहाँ न्यूट्रॉन हमारे 3 हैं और एक न्यूट्रॉन का है कितना, एक न्यूट्रॉन का इसमें द्रव्यमान हमें दे रखा है 1.00866, या 3 से पहले गुणा करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 0N1 का द्रव्यमान, तो 3 से इसकी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 3 छंग 18, हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19, हासिल लगा 1, 3 चौक 24 और 1 25, ये 25 आ गया। 0 से गुणा करेंगे 0 और 3 एकम 3, ये आ गया हमारा इधर का द्रव्यमान आ गया इधर का। इन सबको जोड़ लेते हैं, इन तीनों को जोड़ते हैं, 0 से 0 जुड़ेगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 7 4 11, 11 और 9 आपके 20 हो गए, ये हाथ से लगे 2, 2 और 7 9, 9 और 4 14, 14 5 19, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2 और 11, 11 और 2 13, हासिल लगा 1, 1 और 10, 10 18, हासिल लगा 1, 1 और 2, 2 5 35 और ये कितना आ जाएगा 3 और ये 235 पॉइंट इतना AMU आ गया ये। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इधर का टोटल आ गया अपना ये। और इसमें हमारा क्या दिया था,
और हमें इसमें दे रखा था, अब हम क्या निकालेंगे, इधर का देखिए द्रव्यमान हमारा इतना आ रहा है, इधर का द्रव्यमान इतना है और इधर का द्रव्यमान हमारा ये इतना है। द्रव्यमान क्षति निकालेंगे हम लोग, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। द्रव्यमान क्षति कैसे निकलेगी? द्रव्यमान क्षति इसमें से हम इसको घटा देंगे, 236.05259 में से क्या करूँगा मैं, 235.83908 को मैं माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा, यहाँ 1, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0, इतना AMU ये आ जाएगा। ठीक, और हम लोग जानते हैं इतनी द्रव्यमान में क्षति आ गई निकल के, 1 AMU की तुल्य ऊर्जा, 1 AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 1 AMU की तुल्य ऊर्जा, 1 AMU की तुल्य ऊर्जा होती है इसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने में कितनी हो जाएगी ऊर्जा, इतने की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो मैं क्या करूँगा, 931 को गुणा मार दूंगा किससे, 0.21 और 351। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं, तो मैंने इसको गुणा पहले से ही लिख रखी है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ गुणा करके दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ इन दोनों की गुणा आ रही है 198 पॉइंट, यहाँ आ रही है इसमें 198.778 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, बस भी जो गुणा भाग करना है, इधर का टोटल द्रव्यमान जोड़ना है और इधर का टोटल द्रव्यमान जोड़ना है। इधर का हमेशा कम आएगा, इधर का हमेशा कम आएगा, तभी तो इधर ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इधर का निकालेंगे, इधर का निकालेंगे, इसमें से इस वाले को घटा देंगे, द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी, और 1 AMU की तुल्य ऊर्जा हमें पता है, उसकी उससे गुणा मार देंगे, फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपकी क्वेश्चन आया होगा समझ में। दूसरा सवाल हम लोग करते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 3Li6 + 0N1 गिब्स 2He4 + 1H3, और सबके द्रव्यमान हमें दे रखे हैं और ऊर्जा हमें बतानी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन को नोट करते हैं। अभिक्रिया हमें जो दे रखी है वो लिखेंगे 3Li6 + 0N1, और यहाँ से आपका बना है 2He4 + 1H3। तो यहाँ पर कुछ ऊर्जा मुक्त होगी हमारी, यहाँ पर कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, उस ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, उस ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। और मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3Li6 का द्रव्यमान, पहले इसका द्रव्यमान निकालेंगे हम लोग। इसका द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है, इसका द्रव्यमान हमें दे रखा है 6.015 126 AMU, और हमें एक इसका दे रखा है 0N1 का द्रव्यमान कितना है, 0N1 का द्रव्यमान, 0N1 का द्रव्यमान ये हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, 1.00 AMU। तो इधर तो केवल ये दो चीजें हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इधर का द्रव्यमान जोड़ना है और इधर का द्रव्यमान जोड़ना है। तो 6 और 5 11, हासिल लगा 1, तो 1 और 2 3 और 6 9, यहाँ आ जाएगा आपका 7, 8 5 13, हासिल लगा 1, 1 और 1 2.0, यहाँ आ जाएगा 0.7, ये आ गया आपका AMU। ये इधर का आ गया। अब इधर का निकाल लेते हैं 2He4 का, 2He4 का द्रव्यमान, 2He4 का द्रव्यमान, 2He4 का इसमें द्रव्यमान हमें दे रखा है 4.0026404 AMU में दी जाएगी। और कौन है इधर, 1H3, और 1H3 का लिख लेते हैं इसमें 1H3 का द्रव्यमान, 1H3 का द्रव्यमान इसमें आपको दे रखा है 3.0160 और 49 AMU।
इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 4 13, हासिल लगा 1, 1 और 4 5, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। ये आ गया AMU। अब क्या निकालेंगे इसमें? फाइनली द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसमें से हम लोग क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 0.01865 को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। तो इतना AMU आ चुका है। इतना क्या आ गया? ये हमारा AMU आ गया। अब हम जानते हैं एक AMU की तुल्य ऊर्जा, एक AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? एक AMU कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने की कैसे निकालेंगे ऊर्जा? इतने की ऊर्जा हम लोग कैसे निकालेंगे? 931 से गुणा कर देंगे 0.00538 को जब हम गुणा करते हैं तब यहाँ पर हमारा आएगा ये 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो इतना हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेते हैं। ये दूसरा सवाल था, फिर चैप्टर जो हमारा ये फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक 92U235 नाभिक के विखंडन से 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक रिएक्टर 4.8 मेगावाट शक्ति दे रहा है। रिएक्टर से प्रति सेकंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अटेंड करेंगे। तो इसमें हमें ऊर्जा दे रखी है। ऊर्जा कितनी है? E बराबर 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E बराबर कितना है? 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मैं क्या करूंगा? पहले चेंज कर लेता हूं जूल में। 150 मिलियन की जगह लगा दूंगा 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये किस में आ जाएगी ऊर्जा? फिर जूल में आ जाएगी। ठीक है, ये तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 150 ये हो जाएगा 1.6, 6 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये -13 जूल। ये ई का मान मिल गया हमको। और पावर हमें दे रखी है। पावर इसमें कितनी है? पावर है 4.8 मेगावाट। तो पहले इसको वाट में चेंज कर लेते हैं। तो 4.8 गुणा 10 की पावर 6 किस में आ जाएगा? ये वाट में आ जाएगा। और हमें क्या निकालनी है? नाभिकों की संख्या। तो देखिए नाभिकों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? नाभिकों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना है? P/E फॉर्मूला लगा देना है। P का फॉर्मूला है 4.8, मान है 4.8 गुणा 10 की पावर 6 और E की वैल्यू है आपकी 150, 1.6 और गुणा 10 की पावर -13। तो ये कटेगा, इसके पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे। 16 3 48, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3। ये पावर जाएगी ऊपर, ये पावर हो जाएगी 19, पावर हो जाएगी इसकी 19 और बटे में कितना बचेगा? 150। तो मैं क्या करता हूँ, इधर के 2 जीरो इस 3 पे लगा देता हूँ। तो ये 300 हो जाएगा और गुणा में 10 की पावर 17, ये बचेगा 150। इसको काट देते हैं कितने बार में? 2 बार में ये कट जाएगा। 2 बार में ये कट के कितना आ जाएगा? 2 बार में कट के कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, 150 से 300 कटेगा 2 बार में। 2 गुणा 10 की पावर 17 और इतने क्या आएंगे? ये नाभिक आएंगे। इतने आ गए ये नाभिक। और यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। और यहाँ पर ये हमारा ये चैप्टर है ये जो फिनिश हो चुका है। तो नाभिकों की संख्या निकालेगा तो हम P/E इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुँच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।